Hello student, I'm Indu Sharma, Faculty of Social Work, Department of Sociology Social Work, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि भारत में समाज कार्य का विकास किस प्रकार से हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य की 4 क्रियाओं में से एक है उनकी मूल्य से जुड़ी हुई क्रियाएं। मूल्य से जुड़ी हुई क्रियाएं वह क्रियाएं होती है जो केवल व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि समाज और मानवता के हित को ध्यान में रख करके की जाती है। समाज कार्य में करुणा, सहानुभूति, सहयोग, इसके साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों का विशेष स्थान होता है। यही कारण है कि समाज कार्य को केवल एक कार्य नहीं बल्कि एक मूल्य आधारित पेशा माना जाता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो समाज कार्य का जो प्रारंभ है वह दान से लेकर के अपने विभिन्न चरणों से गुजरता हुआ एक व्यावसायिक स्तर को प्राप्त किया है। समाज कार्य एक ऐसा व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक अनुशासन है जिसका उद्देश्य व्यक्ति, समूह, समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक कल्याण को बढ़ावा देना है। वहीं हम अगर समाज कार्य के विकास को देखें तो यह केवल एक स्थान से नहीं हुआ है बल्कि यह एक लंबे समय तक चलने वाली ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम रहा है जिसका स्वरूप समय, समाज, सांस्कृतिक, साथ ही साथ राजनैतिक, आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार निरंतर परिवर्तित होती रहती है। उसी प्रकार से अगर हम समाज कल्याण की जड़ों की बात करें तो जो समाज कल्याण की जड़ें हैं वह है मानव सेवा, परोपकार, अर्थदान, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना जो आगे चलकर एक संगठित, व्यावसायिक और मानव अधिकार आधारित अनुशासन के रूप में विकसित हुई है। आज की इस वीडियो लेक्चर में आप समझ पाएंगे कि समाज कार्य क्या है। प्रारंभ के समय में समाज कार्य किस प्रकार से हुआ करते थे, मध्यकालीन विकास में सामाजिक कार्य किस प्रकार से किए जाते थे, इसके साथ ही साथ 18वीं शताब्दी जब औद्योगिक क्रांति का युग आया तो उस समय सामाजिक समस्याएं किस प्रकार की थी और उस समय समाज कार्य किस प्रकार से कार्य करता था। आगे हम देखते हैं कि समाज कार्य क्या है और समाज कार्य किस प्रकार से दान एवं परोपकार से अलग है। अगर हम सरल शब्दों में समझना चाहें तो समाज कार्य का अर्थ है किसी व्यक्ति को सक्षम बनाना, उसे आत्मनिर्भर बनाना, उसकी परेशानियों को गहनता से समझना, उसके अंदर अहम की शक्ति का विकास करना ताकि व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं ले सके, उसके अंदर सहानुभूति का भाव विकसित करना। समाज कार्य को हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, उसके पास रोजगार की कोई साधन नहीं है और वह व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अगर आप दान के अनुसार देखेंगे तो आप व्यक्ति को पैसे दे सकते हैं या फिर उसे एक वक्त का खाना खिला सकते हैं। नतीजा, व्यक्ति की जो समस्याएं होंगी वह एक दिन के लिए हल हो जाएंगी। वहीं अगर इसी उदाहरण को हम समाज कार्य के अनुसार देखें तो समाज कार्य में सबसे पहले समस्याओं की जड़ को देखने की कोशिश की जाती है। उस व्यक्ति की काउंसलिंग की जाती है ताकि उसके तनाव को कम किया जा सके। उसे किसी सरकार की किसी कौशल विकास योजना से जोड़ने की कोशिश की जाती है या फिर उसे बैंक से छोटा लोन दिलाने की कोशिश की जाती है ताकि वह अपना काम शुरू कर सके। परिणाम स्वरूप आप यह देख सकते हैं कि कुछ महीने के बाद व्यक्ति खुद कमाने लगता है और उसे अब किसी भी प्रकार की दान की आवश्यकता नहीं होती है। समाज कार्य के उस उदाहरण से 3 बातें स्पष्ट होती हैं। पहला है जो समाज कार्य है उसमें किसी व्यक्ति की समस्याओं को जड़ से जानने की कोशिश की जाती है। समाज कार्य केवल ऊपरी से मदद नहीं करता बल्कि यह जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसके वास्तविक कारणों की पहले पहचान करता है और फिर उन पर कार्य करना शुरू करता है। यह तुरंत राहत से हट करके किसी भी परेशानी का एक स्थायी समाधान तलाशने की कोशिश करता है ताकि जो क्लाइंट है, जो व्यक्ति है, उसे आगे चलकर इस प्रकार की समस्याओं से जूझना ना पड़े। दूसरा है व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना। इसका मुख्य लक्ष्य व्यक्ति को दूसरों पर निर्भरता से मुक्त करना होता है, अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सके ऐसा उन्हें सक्षम बनाना होता है। यह व्यक्ति के अंदर छिपी उनकी क्षमताओं को
उनके स्किल्स को बाहर निकालने में मदद करता है ताकि व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके। तीसरा है वैज्ञानिक तरीका। समाज कार्य केवल सहानुभूति पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करता है, जिसमें विषय की गहनता शामिल होती है। यह व्यवस्थित और एक नियोजित प्रक्रिया है। ये सिद्धांत समाज कार्य को दान और परोपकार से अलग कर एक विशिष्ट और स्थायी क्षेत्र प्रदान करते हैं, जिसका उद्देश्य समाज कार्य में समांतर और सकारात्मक बदलाव लाना है। आगे हम देखते हैं कि प्रारंभिक समय में समाज कार्य कैसे थे, उस समय सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की हुआ करती थी। तो प्रारंभिक काल को नैतिक कर्तव्य का युग भी कहा जाता है। समाज कार्य की अवधारणाएं जितनी आधुनिक हमें अभी के समय में दिखलाई देती है, इसकी जड़ें जो है वो उतनी ही प्राचीन है। प्रारंभ के समय में समाज कार्य संगठित, प्रशिक्षित या व्यावसायिक पेशे के रूप में विकसित नहीं हुआ था, बल्कि यह एक मनुष्य के नैतिक कर्तव्य, उसकी सामाजिक उत्तरदायित्व और धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ करता था। उस समय समाज में यह विश्वास प्रचलित थी कि कमजोर, असहाय और जरूरतमंद की सहायता करना है, क्योंकि उस समय इस प्रकार की प्रक्रियाओं को धर्म और नैतिक दायित्व समझा जाता था। उसी भावना से प्रेरित होकर समाज कार्य का प्रारंभिक स्वरूप विकसित हुआ। पहले के समय में राज्य की जो भूमिकाएं हुआ करती थी वह सीमित थी। समाज कार्य की जो अधिकांश जिम्मेदारियां हुआ करती थी वह परिवार और समुदाय निभाते थे। परिवार, समुदाय और समाज एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुआ करते थे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो गरीब है, बीमार है या वृद्ध है, तो उसकी जो देखभाल किया करते थे वह परिवार या समुदाय की जिम्मेदारी है, ऐसा माना जाता था। उस समय इसे एक नैतिक कर्तव्य के तौर पर देखा जाता था। उदाहरण के लिए जैसे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी गांव में किसी किसान की फसल नष्ट हो जाती है, तो अन्य किसान क्या करते थे? अन्य किसान उन्हें अनाज देते थे, बीज देते थे, सहायता प्रदान करते थे। और यह जो सहायता होती थी वो किसी सरकारी योजना के तहत नहीं होती थी, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी के भाव से की जाती थी। अगर हम धार्मिक आधार पर देखें तो प्रारंभ के समय में धर्म समाज कार्य का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत हुआ करता था। लगभग सभी धर्मों में सेवा, दान और करुणा को उच्च स्थान दिया जाता था। भारत में वैदिक काल में दान को पुण्य का कार्य माना जाता था। अन्य दान, वस्त्र दान, भूमि दान जैसी जो क्रियाएं होती थी, उसे समाज कल्याण का प्रमुख साधन माना जाता था। उसी प्रकार से जैसे यज्ञ, आश्रम, जो गुरुकुल व्यवस्थाएं हुआ करती थी, उसमें शिक्षा, भोजन और आवास की व्यवस्थाएं की जाती थी। जो गुरुकुल हुआ करते थे उसमें शिक्षार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन और आवास दिया जाता था। लेकिन यह जो गुरुकुल हुआ करते थे वो केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि यह व्यक्तित्व विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का भी बोध कराया करती थी। उसी प्रकार से अगर हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आगमन की बात करें, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आगमन ने समाज कार्य को अहिंसा से जोड़ा। बौद्ध धर्म में दया और सेवा को जीवन का मूल तत्व माना जाता था। बौद्ध भिक्षु जरूरतमंद की सेवा करते थे और लोगों को नैतिक जीवन जीने की शिक्षा दिया करते थे। जो बौद्ध विहार होते थे उनमें यात्री, रोगियों और गरीबों के लिए विश्राम की व्यवस्था की जाती थी, जिसे आज के समय में निशुल्क आश्रय सेवा का प्रारंभिक रूप ऐसा माना जा सकता है। इसके साथ ही अगर आप जैन धर्म को देखेंगे तो जैन धर्म में संचालित जो धर्मशाला हुआ करते थे और जो भोजनालय हुआ करते थे, वो पहले के समय में समाज कार्य का एक उदाहरण रहा है। उसी प्रकार से इसी प्रकार से अगर हम ईसाई धर्म में देखें तो ईसाई धर्म में गरीबों और बीमारों की सेवा को ईश्वर की सेवा माना जाता था। चर्च द्वारा अनाथालय, वृद्धाश्रम और हॉस्पिटल चलाए जाते थे। इस काल में समाज कार्य का उद्देश्य केवल तत्काल सहायता प्रदान करना नहीं होता था, बल्कि समस्याओं के मूल कारणों को जानना, जैसे गरीबी, असमानता या शोषण, इन सभी पर विचार नहीं किया जाता था, बल्कि सहायता दया और पुण्य की भावना से दी जाती थी। जैसे किसी जरूरतमंद को भोजन देना है या कपड़े देना है, तो उस समय इसे एक पुण्य का कार्य माना जाता था।
लेकिन उस समय किसी का ध्यान इस ओर नहीं जाता था कि उस व्यक्ति को दान ना दे करके उस व्यक्ति को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। हालांकि प्रारंभिक समाज कार्य ने मानवीय मूल्यों को मजबूत किया, लेकिन इसकी कुछ अपनी सीमाएं थी। पहला, यह जो थी वो असंगठित थी एवं अनियोजित थी या किसी व्यवस्था या योजना के तहत नहीं हुआ करता था। दूसरा है स्थायी समाधान का अभाव। समस्या के मूल कारणों जैसे गरीबी या शोषण पर विचार नहीं किया जाता था। उसी प्रकार से तीसरा है असमानता। सहायता देने वाले और लेने वाले के बीच हमेशा एक असमानताएं की भाव बनी रहती थी। चौथा है दया पर आधारित, या अधिकार नहीं बल्कि दया भाव पर आधारित था, जिसमें व्यक्ति की गरिमा हमेशा प्रभावित हुआ करती थी। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रारंभिक काल में जो समाज कार्य हुआ करते थे, उनकी जो धारणाएं हुआ करती थी, उनकी जो अवधारणाएं थी वह नैतिक थी, धार्मिक थी, और इसके साथ साथ वह सामाजिक कर्तव्यों पर आधारित हुआ करती थी। समाज कार्य उस समय दया, करुणा और अर्थदान के माध्यम से जरूरतमंदों की तत्काल सहायता तक ही सीमित थी। लेकिन यही काल समाज कार्य का एक प्रारंभिक और अनौपचारिक रूप रहा। इसी काल ने आगे चलकर संगठित, वैज्ञानिक और व्यावसायिक समाज कार्य की नींव रखी। अगर हम समाज कार्य के प्रारंभिक समय को देखें तो यह हमें यह सिखलाता है कि मानव सेवा समाज की आत्मा है, और यही विचार आधुनिक समाज कार्य का आधार भी बना। आगे हम देखते हैं कि मध्यकाल में समाज कार्य किस प्रकार से हुआ करते थे। तो अगर हम मध्यकाल की बात करें तो यह लगभग 6वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक रहा है। समाज कार्य के विकास की ऐतिहासिक प्रक्रिया में मध्यकाल को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वह समय था जब समाज कार्य धीरे धीरे व्यक्तिगत और पारिवारिक दायित्व से आगे बढ़कर धार्मिक एवं संस्थागत रूप धारण करने लगा था। मध्यकाल ने ही आगे चलकर आधुनिक समाज कार्य की नींव तैयार की। इस काल में समाज कार्य आधुनिक अर्थों में वैज्ञानिक या व्यावसायिक तो नहीं था, फिर भी इसने संगठित प्रयास, नैतिक मूल्य और मानव सेवा की स्पष्ट झलक हमें दिखलाई पड़ती थी। अगर हम मध्यकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि को देखें तो इस समय जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक था वह लगातार परिवर्तित होता रहता था। यह एक परिवर्तन का दौर था जिसमें बहुत अधिक सामाजिक असमानताएं थी, असमान व्यवस्था थी, जो गरीबी थी वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक थी, ऊंच नीच जाति भेद बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। उस समय जो राज्य की भूमिकाएं थी वह केवल समाज कल्याण तक ही सीमित थी। इसलिए गरीबों, असहायों की जो सहायता हुआ करती थी वह मुख्य रूप से धार्मिक संस्थाएं किया करती थी। जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे समाज कार्य के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। इन संस्थाओं ने न केवल आध्यात्मिक शिक्षा दी बल्कि सामाजिक सहायता का भी महत्वपूर्ण कार्य किया। भारत में मंदिर और मठ केवल पूजा स्थल नहीं हुआ करते थे बल्कि सामाजिक सेवा के केंद्र भी थे। यहाँ गरीबों को भोजन, यात्रियों को आश्रय और विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। आपने देखा भी होगा कि भारत के कई मंदिरों में अन्नदान की परंपरा थी, जहाँ प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को भोजन कराया जाता था। यह भूख और गरीबी से जूझ रहे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता हुआ करती थी। उसी प्रकार से चर्च द्वारा अनाथालय, वृद्धाश्रम और रोगियों के लिए आश्रय स्थल चलाए जाते थे। ईसाई धर्म में सेवा को ईश्वर की आराधना के समान माना जाता था। चर्च द्वारा संचालित हॉस्पिटल बीमार और असहाय लोगों की देखभाल के लिए बनाए जाते थे, जो आज के हॉस्पिटल के प्रारंभिक रूप भी कहे जा सकते हैं। सिख धर्म में समाज कार्य को विशेष महत्व दिया जाता था। गुरुद्वारे में लंगर की व्यवस्था से समानता और सेवा की भावनाओं को मजबूत किया गया। हालांकि मध्यकालीन समाज कार्य ने मानव सेवा की परंपराओं को मजबूत किया, लेकिन इसकी अपनी कुछ सीमाएं थी। मध्यकालीन समाज कार्य की एक बड़ी सीमा यह थी कि यह सामाजिक समस्याओं को उनके मूल कारणों से नहीं जोड़ा गया। गरीबी, जाति भेद, शोषण और अशिक्षा को सामाजिक संरचना की देन मानने के बजाय व्यक्तिगत दुर्भाग्य या ईश्वर की इच्छा समझा जाता था। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं,
मान लीजिए कोई एक गरीब व्यक्ति है जिसकी किस्मत अच्छी नहीं है, या तो इसे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम माना जाता था। इसलिए गरीबी को समाप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकताओं का विचार नहीं किया जाता था। मुख्य रूप से मध्यकाल में जो समाज कार्य हुआ करते थे वह मुख्यतः धार्मिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित हुआ करते थे। मध्यकाल में समाज कार्य का आधार धर्म और नैतिकता पर आधारित था। सेवा को ईश्वर भक्ति और पुण्य प्राप्ति का साधन माना जाता था। उसी प्रकार से जो गरीब असहाय लोग थे उनकी सहायता करना धार्मिक कर्तव्य समझा जाता था। दूसरा है संगठित लेकिन गैर वैज्ञानिक। इस काल में समाज कार्य मंदिर, मस्जिद, चर्च और मठों के माध्यम से संगठित रूप से हुआ करते थे। हालांकि जो कार्य हुआ करते थे वह व्यवस्थित था, पर वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान का अभाव पाया जाता था। समस्याओं के कारणों को विश्लेषण नहीं किया जाता था। तीसरा है दया और करुणा पर केंद्रित। समाज कार्य का उपदेश जरूरतमंदों के प्रति दया और करुणा दिखाना था। सहायता भावनात्मक हुआ करती थी, मानवीय संवेदनाओं पर आधारित हुआ करती थी, लेकिन आत्मनिर्भरता या सशक्तिकरण पर ध्यान नहीं दिया जाता था। अधिकार नहीं कृपा का पर आधारित। उस समय मध्यकालीन समाज कार्य में सहायता को अधिकार नहीं माना जाता था, बल्कि गरीबों की मदद दान या कृपा के द्वारा दी जाती थी। और इसमें जो सहायता होती थी उसमें सहायता लेने वाले और सहायता पाने वाले के बीच में एक बहुत बड़ी असमानताएं हमें देखने को मिलती थी। आगे हम देखते हैं कि आधुनिक समय में समाज कार्य का उदय किस प्रकार से हुआ। तो 18वीं शताब्दी में समाज कार्य के विकास के इतिहास में अगर हम औद्योगिक क्रांति को देखें, तो औद्योगिक क्रांति को एक निर्णायक मोड़ के रूप में माना जाता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप, विशेषकर इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति ने न केवल आर्थिक और उत्पादन प्रणाली को बदला, बल्कि सामाजिक संरचना, पारिवारिक जीवन और मानव संबंधों को भी गहराई से प्रभावित किया। इन्हीं परिवर्तनों ने अनेक सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न की, जिनको रोकने के लिए समाज कार्य को एक संगठित, वैज्ञानिक और संस्थागत रूप अपनाना पड़ा। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति को आधुनिक समाज कार्य के उदय की पृष्ठभूमि भी मानी जाती है। औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत थी वह 18वीं शताब्दी में हुई, लेकिन यह धीरे धीरे पूरे यूरोप से अमेरिका में फैल गया और इसका प्रभाव हमारे भारत देश में भी देखने को मिला। मशीनों के उपयोग, कारखानों की स्थापना, परिवहन साधन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उत्पादन, इन सारी उत्पादन क्षमताओं ने बढ़ावा चालू कर दिया। कृषि से उद्योग की ओर श्रम का स्थानांतरण होने लग गया। शहरों का विकास जो है वह तेजी से होने लगा। इन्हीं परिवर्तनों ने समाज को प्रारंभिक कृषि आधारित व्यवस्था से औद्योगिक समाज में परिवर्तित कर दिया, और इसके साथ साथ बहुत सारे सामाजिक प्रभाव भी सामने आने लगे, जैसे कि बेरोजगारी और गरीबी। मशीनों के आने से कारीगरों और ग्रामीण मजदूरों का रोजगार छिनने लगा। बड़ी संख्या में लोग शहर की ओर जाने लगे, लेकिन वहाँ सभी को काम नहीं मिला। तो इससे जो शहरी गरीबी है और बेरोजगारी दर लगातार बढ़ने लगी। दूसरा है बाल श्रम की समस्या। कारखानों में श्रम उपलब्ध कराने के कारण बच्चों को लंबे समय तक काम कराया जाने लगा। बाल श्रम से बच्चों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को गंभीर रूप से प्रभावित होता हुआ पाया गया। तीसरा है बस्तियों का निर्माण। शहर में तेजी से बढ़ती आबादी के कारण रहने की समस्याएं उत्पन्न होने लगी, और इसके साथ साथ गंदे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में रहने के कारण वहाँ बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि हैजा, मलेरिया, ये सारी बीमारियां जो थी वह आम होने लग गई। इसके साथ साथ अपराध में भी वृद्धि होने लग गई। गरीबी, बेरोजगारी और असमानता के कारण चोरी, हिंसा और अन्य अपराध बढ़ने लगे। पारिवारिक सामाजिक नियंत्रण कमजोर पड़ने लग गया। औद्योगिक क्रांति ने समाज कार्य के विकास में निर्णायक भूमिका निभाई। इसने सामाजिक समस्याओं को उजागर किया और यह स्पष्ट कर दिया कि केवल दान और परोपकार से
समाज का कल्याण संभव नहीं है। उस समय जो दान की सीमाएं थी वह भी सीमित होने लगी थी। औद्योगिक क्रांति से पहले जो समाज कल्याण हुआ करते थे वह मुख्यतः दान और धार्मिक संस्थाओं पर निर्भर हुआ करता था। लेकिन बढ़ती सामाजिक समस्याओं के सामने यह व्यवस्था जो थी वो अपर्याप्त सी लगने लगी। औपनिवेशिक शासन, उद्योगों का विकास और शहरीकरण ने यहाँ भी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न कर दी, जिससे निपटने के लिए एक आधुनिक समाज कार्य की आवश्यकता महसूस होने लगी। दूसरा है योजनाबद्ध प्रयासों की आवश्यकता। जैसे जैसे कारखानों का विकास हुआ, समाज में नई और जटिल समस्याएं आने लगी, जैसे बाल श्रम, असुरक्षित कार्यस्थल, बहुत सारी बस्तियों का निर्माण और इसके साथ साथ बहुत सारी संक्रमणकालीन बीमारियां भी आने लगी। इन समस्याओं ने एक वैज्ञानिक और संस्थागत दृष्टिकोण की मांग की। तीसरा है संगठित समाज कार्य का जन्म। यही वह मोड़ था जहां समाज सेवा बदलकर समाज कार्य बन गया। 19वीं सदी के अंत तक यह एक संगठित पेशे का रूप लेकर के उभरने लगा था। आधुनिक समाज कार्य का उदय औद्योगिक क्रांति की इन्हीं चुनौतियों का परिणाम रहा है। आज भी समाज कार्य सामाजिक न्याय, समानता और मानव गरिमा की स्थापना के लिए निरंतर प्रयासरत है। यह हमें यह सिखलाती है कि समाज कार्य केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि सामाजिक बदलाव का एक शक्तिशाली माध्यम भी है। तो आज हमने पढ़ा कि भारत में समाज कार्य का विकास किस प्रकार से हुआ है। आगे की वीडियो लेक्चर्स में हम देखेंगे समाज कार्य की परिभाषाओं के बारे में। आज की इस वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू।